गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग क्लास 9th की पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं बच्चों। चैप्टर नंबर 4 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। आज का हमारा टॉपिक है 4.3 पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा बच्चों। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, यानी जो राजनीतिक कार्यपालक होते हैं बच्चों। थोड़ा सा मैं आपको पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले बता दूं, एग्जीक्यूटिव को आपने ज़रूर सुना होगा। एग्जीक्यूटिव जो कार्य का पालन करवाने वाले, यानी जो कानून बनता है, नियम बनते हैं, उनको ज़मीनी स्तर पे उसका पालन करवाना, ये काम होता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव बच्चों दो तरह के होते हैं। एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं और एक टेम्पररी एग्जीक्यूटिव होते हैं। पहले हम लोग बात कर लेते हैं टेम्पररी एग्जीक्यूटिव की। टेम्पररी एग्जीक्यूटिव बच्चों जो अस्थाई कार्यपालक, यानी जो कुछ समय के लिए बनते हैं, कुछ समय के लिए एग्जीक्यूटिव बनते हैं, कार्यपालक बनते हैं। तो कुछ समय के लिए कौन बनता है, कितने समय के लिए बनता है बच्चों? चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, और जो हमारे संसद के सदस्य, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 5 साल के लिए बनते हैं। तुम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा होगा, 5 साल के लिए वो चुने जाते हैं। और हमें ये भी मालूम है कि जो सरकार बनती है, भारत सरकार, केंद्र सरकार, वो भी 5 साल के लिए ही होती है। 5 साल के लिए वो प्रधानमंत्री बने चाहे मंत्री बने, नीतियाँ बनाएं, कानून बनाएं और उनको लागू करवाएं। तो इस तरह से हमने देखा कि वो एक अल्पकाल के लिए, कुछ समय के लिए वो एग्जीक्यूटिव बनते हैं। इसीलिए उनको हम लोग, इस तरह के जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनको हम टेम्पररी एग्जीक्यूटिव कहते हैं, ना। मीन्स प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना। ये जो एग्जीक्यूटिव होते हैं ये टेम्पररी, अस्थाई, 5 साल के लिए। बच्चों कुछ परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव ये होते हैं कि वो एक खास एज ग्रुप में, एक कंपटीशन के थ्रू, एक टफ एग्जामिनेशन के थ्रू कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, उनका सिलेक्शन होता है। उनका इलेक्शन नहीं होता है, बल्कि उनका सिलेक्शन होता है, ठीक है। और परीक्षा होती है, ऑल इंडिया लेवल की परीक्षा होती है, इंटरव्यू होता है, ठीक है। एक ख़ास उनकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। उसके बाद उन्हें चुना जाता है जब तक कि वो 60 वर्ष की उम्र के ना हो जाएं, है ना। तो वो लोग 25 साल, 30 साल, 32 साल, इस तरह से वो लोग नौकरी करते हैं। तो जो हमारे IAS और IPS होते हैं, है ना, जिनको हम लोक सेवक कहते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा या भारतीय पुलिस सेवा, और जो अन्य सेवाएं हैं और जो सर्विसेज हैं, ब्यूरोक्रेसी भी कहते हैं इनको हम लोग, है ना। इंग्लिश में ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं, नौकरशाह, लोक सेवक कहते हैं, है ना। तो ये लोग परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। ये कई सालों तक, कई वर्षों तक होते हैं। जैसे तुमने इसी चैप्टर में जो एग्जाम्पल देखा था, मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट को किस तरह से प्रधानमंत्री की कैबिनेट ने पास किया। पहले मीटिंग में बात उठी, फिर कैबिनेट ने उसको मंजूर किया, फिर वो पार्लियामेंट में गया, पार्लियामेंट में जाने के बाद वो पार्लियामेंट में पास हुआ, तो बच्चों फिर वो मिनिस्ट्री में आया। मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया। मिनिस्टर ने किसको ऑर्डर दिया? वही जो सीनियर IAS, जो सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी होता है, उसको। तो बच्चों वो क्या है? वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव ने ही ड्राफ्टिंग की, यानी उसको लिखा, ऑर्डर को, उस ऑफिस ऑर्डर को लिखा और सिग्नेचर किए उस पर, और उसको ग्राउंड लेवल तक या पूरे इंडिया में उसको लागू करने का आदेश जारी किया। तो अब आप समझ लो कि किस तरह से जो
ये लोग हैं। आपने अंतर समझा कि टेम्पररी एग्जीक्यूटिव ने क्या किया और फिर परमानेंट एग्जीक्यूटिव ने क्या किया, है ना। तो अब आप ये मैंने आपको बता दिया, अब जब हम लोग लाइन बाय लाइन इस पैराग्राफ को फॉलो करेंगे तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा। चलो हम लोग पढ़ते हैं ना। डू यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम विथ विच वी स्टार्टेड दिस चैप्टर? वी फाउंड आउट दैट द पर्सन हु साइंड द डॉक्यूमेंट डिड नॉट take this decision. He was only executing the policy decision taken by someone else. वो एग्ज़ाम्पल जो अभी हमने देखा था मंडल कमीशन वाला, वो ऑफिस मेमोरेंडम वाला एग्ज़ाम्पल, हमने देखा कि ऑफिस जो डॉक्यूमेंट था, जो आदेश था, उस आदेश पे एक व्यक्ति ने साइन किया, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का एक अधिकारी था, उसने साइन किया, है ना। उसने वो जो पॉलिसी डिसीजन था, वो जो नीतिगत निर्णय लिया गया था, वो उसने नहीं लिया था, ठीक है। उसने तो बस उस निर्णय को कार्य पालन में लाया था, इम्प्लीमेंट करने का आदेश दिया था, बस उसने, वो डिसीजन उसने नहीं लिया था। वी नोटेड द रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन टेकिंग दैट डिसीजन, बट वी ऑल्सो नो दैट ही कुड नॉट हैव टेकन दैट डिसीजन इफ ही डिड नॉट हैव सपोर्ट फ्रॉम द लोकसभा। हमने ये भी देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने वो डिसीजन लिया, प्रधानमंत्री ने मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करने का डिसीजन लिया, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते थे यदि लोकसभा में उन्हें सपोर्ट हासिल नहीं होता, लोकसभा उनका समर्थन नहीं करती, तो वो ये डिसीजन नहीं ले पाते। यानी उनको लोकसभा में भी चाहिए था मेजॉरिटी। इन दैट सेंस ही वॉज ओनली एग्जीक्यूटिंग द विशेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो इस प्रकार हम अगर देखें, कैलकुलेट करें, तो प्रधानमंत्री ने वही काम किया जो लोकसभा चाहती थी। लोकसभा जो चाहती थी वही काम प्रधानमंत्री ने किया। क्यों? क्योंकि लोकसभा ने उसको पास किया है। लोकसभा की मंजूरी के बिना वो बिल नहीं पास हो सकता था, वो डिसीजन इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता था, ठीक है। Thus, at different levels of any government, we find functionaries who take day-to-day decisions, but do not exercise supreme power on behalf of the people. इस तरह हम डिफरेंट लेवल्स ऑफ एनी गवर्नमेंट, कोई भी सरकार हो, उसका कोई भी स्तर हो, हम बहुत तरह की कार्यपालिकाएं, कार्य करने की मशीनरी अपने दिन प्रतिदिन निर्णयों में देखते हैं, लेकिन कोई भी सर्वोच्च शक्ति का उपभोग, है ना, आम जनता के नाम पर नहीं करता है। ऑल दोज फंक्शनरीज आर कलेक्टिवली नोन एज द एग्जीक्यूटिव। और ये जो पूरा फंक्शन है, ये जो पूरा कार्य का संचालन है, इसी को हम लोग एग्जीक्यूटिव कहते हैं, है ना। कि निर्णयों को किस तरह से कार्य में लाना, हमने कोई डिसीजन लिया, हमने कोई रूल फ्रेम किया, उसको किस प्रकार से लागू करना, उसको कार्य में लाना, दैट इज एग्जीक्यूटिव। दे आर कॉल्ड एग्जीक्यूटिव बिकॉज दे आर इन चेंज ऑफ द एग्जीक्यूशन of the policies of the government. Thus when we talk about the government, we usually mean the executive. मैंने समझाया, कई बार समझाया, है ना। हम एग्जीक्यूटिव उनको क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सरकार की नीतियों को एग्जीक्यूट करते हैं, यानी उसको ग्राउंड लेवल पर लागू करते हैं, है ना। तो अगर हम कहते हैं कि गवर्नमेंट, सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रही है, तो यहाँ सरकार का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। वही मैंने बताया ना, मैंने पॉलिटिकल की जगह मैंने टेम्पररी बोल दिया। तो एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं और एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, ये मैंने आपको समझाया, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि फिर आपको इसको समझाना पड़ेगा। आप चलो मैं लाइन बाय लाइन इसको बोल देता हूँ, ठीक है।
इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री 2 कैटेगरीज मेक अप द एग्जीक्यूटिव। एक लोकतांत्रिक देश में 2 वर्ग होते हैं, कार्यपालिका के 2 वर्ग होते हैं। वन दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड इज कॉल्ड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। एक वो एग्जीक्यूटिव होते हैं जिनको लोगों ने चुना है एक खास समय के लिए, हाँ, अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए उनको चुना है, उनको पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। पॉलिटिकल लीडर्स हु टेक द बिग डिसीजन फॉल इन दिस कैटेगरी, है ना। जो राजनीतिक नेता होते हैं जो कि बड़े बड़े निर्णय लेते हैं वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं, बताया मैंने, ठीक है। इन द सेकंड कैटेगरी, जो सेकंड कैटेगरी है, पीपल आर अपॉइंटेड ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, दिस इज कॉल्ड द परमानेंट एग्जीक्यूटिव और सिविल सर्विसेज। जो दूसरी कैटेगरी है बच्चों, उसमें लोग जो हैं अपॉइंट करने, नियुक्ति करते हैं लंबे समय के लिए, ठीक है। तो इस तरह के जो एग्जीक्यूटिव या होते हैं उनको हम लोग परमानेंट एग्जीक्यूटिव या सिविल सर्विसेज बोलते हैं, है ना, लोक सेवक या लोक सेवा। पर्सन वर्किंग इन सिविल सर्विस आर कॉल्ड सिविल सर्वेंट, इनको हम लोग लोक सेवक बोलते हैं। दे रिमेन इन ऑफिस इवन व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंजेस। ये अपनी ऑफिस तब भी होल्ड करते हैं जब शासन करने वाला राजनीतिक दल हट जाए, दूसरा कोई राजनीतिक दल सरकार बना ले। यानी 5 साल तक मान लो कि कोई पार्टी है उसका शासन चला, 5 साल के बाद वो चुनाव हुआ, चुनाव में वो हार गई, दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी आ गई। लेकिन जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं वो चेंज नहीं होते, उनकी स्थिति बनी रहती है, ठीक है। These officers work under political executive and assist them in carrying out the day-to-day administration। और ये जो अधिकारी होते हैं, ये जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, ये राजनीतिक नेताओं के अंडर में काम करते हैं, है ना, उनकी सहायता करते हैं। दिन प्रतिदिन का जो प्रशासन होता है, दिन प्रतिदिन के जो निर्णय होते हैं उनमें ये सहायता करते हैं। कैन यू रिकॉल द रोल ऑफ पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल executive in the case of office memorandum? You might ask, why does the political executive have more power than non-political executive? Why is the minister more powerful than civil servant? The civil servant is usually more educated and has more expert knowledge of the subject. The advisors working in the finance ministry know more about economics than the finance minister, है ना। Sometimes the ministers may know very little about the technical matters that come under their ministry. This could easily happen in ministries like defense, industry, health, science and technology, mines, etc. Why should the minister have the final say on these matters? The reason is very simple. In a democracy, the will of the people is supreme. बच्चों, ये ऊपर के पैराग्राफ में यही सब बताया गया था। यहाँ पर तुलना की गई है कि भाई जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं, जो ये अधिकारी हैं, आईएएस आईपीएस हैं, सिविल सर्वेंट हैं, ये बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत कठिन परीक्षा दे करके आते हैं, है ना। इनको अपॉइंटमेंट, इनको नियुक्ति मिलती है, ये एक्सपर्ट होते हैं अपने अपने सब्जेक्ट के, ठीक है। तो आखिर फिर ये इन मंत्रियों के अंडर में क्यों रहें? मंत्री जो हैं वो इनसे ऊपर क्यों माने गए? उनका वो बड़े डिसीजन क्यों लेते हैं? मंत्री लोग ही बड़े डिसीजन क्यों लेते हैं? बाकी, है ना, वो जो बड़े बड़े ये जो अधिकारी हैं, है ना, ये एक्सपर्ट हैं, ये चाहे तो निर्णय ले लें, फिर मंत्री की ही बात क्यों मानी जाती है? ऐसा आता है ना दिमाग में। कभी कभी क्या होता है कि मंत्री जो है इनसे कम नॉलेज रखता है, ठीक है, मंत्री जो है वो इनसे कम नॉलेज रखता है, लेकिन मंत्री की बात मानी जाती है। मंत्री इन जो अधिकारियों को मंत्री के अंडर में काम करना होता है। ऐसा क्यों? तो बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल, बहुत साधारण सा कारण है इसका। वो ये कि एक लोकतंत्र में जनता की इच्छा सर्वोच्च होती है। यानी जनता जो कहेगी वही सही है, और जनता ने कह दिया, जनता ने अपना मत दे दिया, वोट दे दिया, वोट दे करके इनको सांसद बनाया, चुना, और वही सांसद मंत्री बने। तो फिर सुप्रीम कौन हुआ, यानी सर्वोच्च कौन हुआ? वो मंत्री, जिसको कि जनता ने बनाया है, ठीक है। तो
जनता का जो मत है वो सबसे ऊपर माना जाता है एक लोकतांत्रिक देश में। द मिनिस्टर इज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एंड दस एम्पावर्ड टू एक्सरसाइज द विल ऑफ द पीपल ऑन देयर बिहाफ, है ना, वही बात। क्योंकि उस मंत्री को, वो मंत्री जो है जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि है, ठीक है, और उसे सशक्त जनता ने बनाया है कि वो उस शक्ति का उपयोग करे और लोगों के बिहाफ पर, लोगों की ओर से वो डिसीजन ले। शी इज फाइनली आंसरेबल टू द पीपल फॉर ऑल द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हर डिसीजन। और वो जो मंत्री है ना, वो पूर्णतः जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, जनता के प्रति जवाबदेह होता है, और वो कोई भी निर्णय अगर लेता है तो उसके जो भी दुष्परिणाम होंगे, दुष्प्रभाव होंगे, उसके लिए वो जिम्मेदार होगा और लोग उससे प्रश्न पूछेंगे। दैट इज़ वाई द मिनिस्टर टेक्स ऑल द फाइनल डिसीजन। इसीलिए मिनिस्टर जो मंत्री होता है ना, वही सर्वोच्च होता है निर्णय लेने में, कोई भी निर्णय लेने में वही उसी की बात मानी जाती है। क्यों? क्योंकि वो सीधे सीधे तौर पे जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। लोक सेवक जो होते हैं बच्चों, IAS IPS होते हैं, वो होते तो लोगों की सेवा के लिए हैं, लेकिन बच्चों वो डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं होते, ठीक है। वो एक सिस्टम को फॉलो करते हैं, वो एक सिस्टम के अंडर में होते हैं। IAS IPS जनता के लिए जरूर उनकी नियुक्ति होती है, लेकिन वो जनता उनसे सीधे सीधे प्रश्न नहीं पूछ सकती। लेकिन जो बच्चों पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो 5 साल के लिए जिनको हमने चुना है वोट डाल करके, इलेक्शन के थ्रू हमने चुना है, हम उनसे सीधे सीधे सवाल कर सकते हैं, वो हमारे प्रति जवाबदेह होते हैं। तो जो भी जनता के प्रति सीधे तौर पे, प्रत्यक्ष तौर पे जवाबदेह होगा, आंसरेबल होगा, उसी का निर्णय सर्वोच्च होगा, वही उसी का निर्णय माना जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो 2 तरह के जो एग्जीक्यूटिव हुए, एक पॉलिटिकल और एक परमानेंट, तो उसमें सुप्रीम जो एग्जीक्यूटिव हैं वो कौन हुए? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, वो ज़्यादा मायने रखते हैं बच्चों। हाँ, इसके बाद हम लोग आते हैं, द मिनिस्टर डिसाइड द ओवरऑल फ्रेमवर्क एंड ऑब्जेक्टिव इन विच डिसीजन ऑन पॉलिसी शुड बी मेड, है ना। मंत्री जो है डिसाइड करता है कि किस तरह से पॉलिसी या डिसीज़न, कोई भी निर्णय वो किस तरह से लिया जाएगा, उसके क्या उद्देश्य हैं, और उस डिसीज़न को नीतिगत तरीके से किस तरह से बनाया जाएगा। द मिनिस्टर इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी एन एक्सपर्ट इन द मैटर्स ऑफ हर मिनिस्ट्री। और ज़रूरी नहीं कि कोई व्यक्ति अगर मंत्री बन रहा है, कोई सांसद अगर मंत्री बन रहा है, तो जिस मंत्रालय का वो मंत्री बन रहा है वो उसका एक्सपर्ट होना चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मान लो कि एक फिनेंस मिनिस्टर है, फिनेंस मिनिस्टर जो है ज़रूरी नहीं है कि वो इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हो, या एक डिफेंस मिनिस्टर जो है उसने डिफेंस से रिलेटेड एजुकेशन हासिल की हो, है ना, ये ज़रूरी नहीं है। मतलब एक मंत्री बनने के लिए एक्सपर्टाइज की ज़रूरत नहीं है, विशेषज्ञता हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। द मिनिस्टर टेक्स द एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन ऑल टेक्निकल मैटर। मंत्री को सलाह देने के लिए एक्सपर्ट्स होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, जो मंत्री को असिस्ट करते हैं और एडवाइस देते हैं, ठीक है। कोई भी टेक्निकल मैटर अगर होता है तो उसके लिए पूरी फौज होती है, पूरी मतलब अधिकारियों की और एक्सपर्ट्स की, जो उन मंत्री को राय दे सकता है, अपनी सलाह दे सकते हैं। बट वेरी ऑफन एक्सपर्ट्स होल्ड डिफरेंट ओपिनियंस और प्लेस बिफोर हर मोर देन वन ऑप्शन डिपेंडिंग ऑन व्हाट द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इज द मिनिस्टर डिसाइड्स। एक्सपर्ट जो होते हैं होल्ड डिफरेंट ओपिनियंस और प्लेस बिफोर हर मोर देन वन ऑप्शन। मतलब अब मंत्री के पास अलग अलग तरह के एक्सपर्ट्स होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं कि वो अलग अलग तरह की सलाह दे सकते हैं,
ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि मिनिस्टर उनमें से किसकी बात माने और अपने डिसीजन, अपनी पॉलिसी को किसके अकॉर्डिंग फ्रेम करे, ये डिपेंड करता है मंत्री पर। ठीक है। Actually, this happens in any large organization. Those who understand the overall picture take the most important decision, not the experts. The experts can tell the route, but someone with a larger view decides the destination. In a democracy, elected ministers perform this role. बहुत अच्छी बात कही है बच्चों कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं, वो एक रास्ता दिखा सकते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, रक्षा मंत्रालय जिसको बोलते हैं, तो उसमें मिनिस्टर ऑफ डिफेंस भी हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, और उनकी सहायता के लिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स, जो टेक्निकली एक्सपर्ट्स हैं, एजुकेटेड हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं। मान लो कि कोई सेना के लिए कोई बढ़िया हथियार खरीदना है, सपोज कोई राइफल खरीदनी है, सैनिकों को देने के लिए राइफल खरीदनी है। अब जो है डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैं, साइंटिफिक टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, वो डिफेंस मिनिस्टर को अपनी अपनी राय देंगे कि सर ये वाला लेना चाहिए, ऐसे लेना चाहिए, इसका ये फ़ायदा है, उसका ये फ़ायदा है, इसके ये टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, उसके वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, इस देश में मिलेगा, उस देश में आए, मतलब वो अपना पूरा राय देंगे। अलग अलग जितने भी विशेषज्ञ हैं, 50 तरह के विशेषज्ञ 50 तरह की राय देंगे, वो रास्ता दिखाएंगे। लेकिन ओवरऑल डिसीजन, हमको क्या करना है, हमको कौन सा हथियार लेना है, किससे लेना है ना, और हमारे सैनिकों के लिए क्या फ़ायदेमंद रहेगा, क्या नुकसानदेह रहेगा, ये निर्णय लेना, ठीक है, ये मंत्री का काम होता है। मंत्री अपने कॉन्सेंट से, अपने दिमाग से निर्णय लेता है। ठीक है, मतलब ये आपको, ये जो एक्सपर्ट हैं, ये रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन कोई वो मंजिल पे पहुंचने का काम वो मंत्री करता है ना। वो कई रास्ता दिखाएंगे, एक्सपर्ट्स एक ही मंजिल तक पहुंचने का कई रास्ता दिखाएंगे, लेकिन कौन सा रास्ता डेस्टिनेशन पे सही तरीके से जाएगा, ये डिसाइड करना मंत्री का काम होता है, और मंत्री यही रोल, यही भूमिका अदा करते हैं। बच्चों, आज का वीडियो यहीं तक। कल हम जो है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, आज के लिए एनफ। ओके, गुड नाइट।